हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टोटल मिला के हमको 3 चैप्टर्स पढ़ना है। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। जब से पहला चैप्टर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक कब पढ़ा जाता है? जब आपका चार्ज कैसा हो, रेस पर हो। चार्ज जब रुका रहेगा तो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। यदि यही चार्ज आपका फ्लो कर जाए कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब सॉरी मैग्नेटिज्म। और यही चार्ज आपका एक्सिलरेट कर आपका चार्ज पार्टिकल तो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सबसे आखिरी टॉपिक होगा इसका। और उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की प्रॉपर्टी मिक्सअप। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस। चार्ज को प्रोड्यूस करने के दो वेज होते हैं मेनली। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है इंडक्शन। देखते हैं सबसे पहले अपन कैसे क्या होता है फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस। क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास दो बॉडीज है, दो न्यूट्रल बॉडीज है ए एंड बी। मान लो इसको हमने आपस में रफ किया, तो जब हमने सेपरेट करा एक बॉडी पे तो प्लस चार्ज आ गया, दूसरी बॉडी पे माइनस चार्ज आ गया। इस तरह से चार्ज प्रोड्यूस होता है बाय फ्रिक्शन। पर ए और बी दोनों बॉडीज में से एक का इंसुलेटर होना बहुत जरूरी है। यदि मान लो दोनों में से एक इंसुलेटर नहीं हुआ तो फ्रिक्शन से चार्ज तो प्रोड्यूस होगा, पर ड्यू टू कंडक्शन चार्ज बॉडी को वापस से न्यूट्रल कर देगा। इसलिए एक बॉडी का कम से कम होना इंसुलेटर बहुत जरूरी है। एक होता है भाई इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक ग्लास रॉड है। क्या होता है, जब ग्लास रॉड और वूल को, सिल्क क्लॉथ को अपन रफ करते हैं ना, तो ग्लास रॉड, जैसे ग्लास रॉड है मान लो हमारे पास, और मान लो ये सिल्क का क्लॉथ है। सिल्क के क्लॉथ पे आता है माइनस चार्ज और इधर आता है प्लस चार्ज ग्लास के रॉड पे। एक्चुअली किस बॉडी पे प्लस चार्ज आएगा, किस बॉडी पे माइनस चार्ज आएगा, दिस ओनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिस बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी कम होगी उसके पास चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ग्लास और जब सिल्क को रफ करते हैं ना, तो सिल्क पे आता है नेगेटिव और ग्लास पे आता है पॉजिटिव। अब इंडक्शन में क्या होता है, अपन बॉडीज को टच नहीं करते। फ्रिक्शन में बॉडी को टच करा जाता है, इंडक्शन बॉडी को टच नहीं करते। जैसे सपोज हमारे पास एक गिलास है, एक गिलास रॉड है। इसको अपन ने क्या करा, कहीं से अपन इसको चार्ज करके लाए, मान लो सिल्क क्लॉथ से ही करा। और इसके पास एक और अपन एक बॉडी को लेके आए जो कि कनेक्टिंग बॉडी है। तो ड्यू टू ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो कंडक्टर अपना उसके माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। तो कंडक्शन में क्या होता है, बॉडीज को आपस में टच नहीं करा जाता है। इस तरह से बॉडीज को आपस थोड़ा सा दूर रखते हैं तो दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। मान लो हमने इसी केस में क्या करा, हमने रॉड को तो यहीं पे रखा, और जो हमारा कंडक्टर है उसके माइनस चार्ज तो यहाँ पे आ गए ड्यू टू अट्रैक्शन, और प्लस वाले चार्ज दूर चले गए थे रिपल्सिंग गार्ड। हमने मान लो उनको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से क्या हुआ, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। जो प्लस चार्ज है पूरा का पूरा अर्थ के अंदर फ्लो कर गया। मान लो अपन अभी ये रॉड को हटा भी दिया, मान लो जो रॉड थी अपनी ग्लास रॉड उसको हमने हटा दिया। ग्लास रॉड को हटा देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है उस पर जो माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से दिस आर हाउ चार्ज प्रोड्यूस। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है इंडक्शन। ठीक है, अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम पढ़ते हैं मेनली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी है काम के अपन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं। चार्ज जो होता है एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक चार्ज होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। और एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, यदि मान लो आपके दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हो तो लाइक चार्जेस में हमेशा क्या होता है, रिपल्शन। और अनलाइक चार्ज होंगे उनमें हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। नॉर्मल सा बेसिक सी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं पर एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, किसी भी शेप की बॉडी है, इसके अंदर चार्जेस रखे मान लो Q1, Q2, Q3।
माइनस Q3 ले लो एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हमारे पास रखे हुए हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा इस पूरी बॉडी पे? टोटल चार्ज इस बॉडी पे होगा सारे चार्जेस का सब, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 साइन के साथ लो, और यदि और भी चार्जेस दिए हो तो उनको सम कर देंगे। ये एडिटिव नेचर होता है इसकी। एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज ये होती है कूलाम, सी से डिनोट करते हैं। और इसका डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फार्मूले की, इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है सिंपल 8। ये आगे आएगा आपको, कहां से आया टॉपिक, ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम। और चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से होता है एडिटिव नेचर। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी काम की है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। क्या मतलब है इसका? जैसे Q है जो हमारा चार्ज, ये हमेशा होगा प्लस माइनस एन ई। एन का मतलब क्या रहेगा? एन का मतलब रहेगा जेड, मतलब इंटीजर। प्लस माइनस, प्लस फॉर प्रोटॉन, माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन। और जो ई होता है, ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है। इसका माउंट ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे सेम चार्ज होता है। तो दिस इज हाउ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो चार्ज है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई रहेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। मतलब चार्ज आपका कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, लाइक E/2, 2E/3। आजकल इस टाइप के चार्ज आ गए पर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब है कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा ई का, और ये मतलब उसका। फोर्थ अपन देखते हैं स्मॉलेस्ट, मतलब चार्ज की कम से कम स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट वैल्यू चार्ज की क्या होगी? कम से कम वैल्यू। कभी कभार क्वेश्चन भी आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? ई। ई से कम वैल्यू हो ही नहीं सकती ऐसा। तो ई जो रहेगा, अपन ने मॉड लगा दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए सेम होगा, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। चार्ज जो होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है नेचर में। चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। जैसे सपोज हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के पास 3 बॉडीज है, मान लो इसके अंदर ए बी सी, ए बी एंड सी। मान लो इनिशियली ए वाली बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज था, इस पे 4 कूलम का चार्ज था, इस पे 6 कूलम का चार्ज था। हमने इस बॉडी में, इन सारी बॉडी में कुछ तो भी करा, और क्या हुआ कि फाइनली ए वाली बॉडी पे चार्ज आ गया मान लो 5 कूलम, इस पे 2, इस पे आ गया मान लो -3 कूलम। तो हमको सी वाले पे निकालना है। तो सी वाले पे हमने चार्ज मान लिया एक्स। हमको पता है कि टोटल इनिशियल चार्ज कितना था। देखो इनिशियल चार्ज था 2 + 4 + 6। फाइनल क्या हो जाएगा? 5 - 3 + x। ये आपका बच्चा 2 + x, ये आपका बच्चा 12। तो x की वैल्यू आ गई 10 कूलम। तो चार्ज हमेशा कंजर्व होगा नेचर में, मतलब कि चार्ज की जो वैल्यू रहेगी, भले ही चार्ज इधर उधर हो जाए पर टोटल मिला के चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद अपन को हमको पढ़ना है इसमें कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ क्या होता है वो हम जरा समझ लेते हैं। कूलम्ब्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे। जैसे उन्होंने क्या करा था, जैसे सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 Q2। ये हमारे पास 2 चार्जेस है। यदि हमने हमने इन दोनों चार्जेस को पकड़ के रखा है, फिक्स करके रखा है, तो क्या हुआ कि दोनों चार्ज अपनी जगह पर रुके हुए हैं। पर क्या हुआ कि जैसे अपन ने मान लो यदि Q2 को छोड़ दिया, मान लो हमने क्या करा, Q1 को फिक्स करके रखा, इसको हमने फिक्स कर दिया,
और Q2 को छोड़ देते, Q2 दूर भागा बिकॉज ऑफ रिपल्शन, और ये इसके पास स्पीड कहां से आ गई, इंटरनल जो वर्क था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे चार्ज पार्टिकल दूर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब कूलाम्स ने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट करे, उसने भी देखा कि यदि अपन ने इसमें से हटा दिया चार्ज के, चार्ज को फिक्स नहीं करा, तो दोनों पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट लगता है। यहाँ पे फोर्स लगता है 2 ड्यू टू 1, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। दोनों के दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। F21 का मैग्नीट्यूड और F12 का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, मतलब दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये फोर्सेस उसने देखा कि एक ही लाइन के अलॉन्ग लगते हैं। उसने ये भी देखा कि जब फोर्स से जितना चार्ज का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा होगा, और जितना इनमें डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। तो उसने अपना एक रूल दे दिया, उसने बताया कि जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is proportional to पहला केस F is proportional to Q1 Q2। उसने पहले तो बताया कि जो फोर्स है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज दैट इज 1/r²। यदि इन दोनों को उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, पर हम उसकी बात करें जिससे रिजल्ट मिला, तो ये बात हुई कि फोर्स जो रहेगा, यदि इन दोनों को अपन मिक्स कर देते मान लो, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय r², और फोर्स इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 Q2 बाय r²। यहाँ पे जो K है ना, ये K कोई कांस्टेंट है ऐसा। K क्या है हमारा, K कांस्टेंट है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन जीरो जो होता है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि ए की वैल्यू को फोर्स में डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला, हमारा फार्मूला बन जाएगा इन केस ऑफ एयर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। ये हमारा फार्मूला आ गया कब, जब एयर है। जब एयर रहेगी तो फोर्स की वैल्यू रहेगी K Q1 Q2 बाय r²। मान लो सपोज जो हमारे पास चार्ज है, ये सपोज हमारा जो फोर्स आया एयर में है, ये एयर मान लेते अपन कि मीडियम अभी क्या था, बीच में एयर था, ये अपना मीडियम क्या था, एयर था। अब मान लेते हैं कि मान लो कुछ और मीडियम हो, सपोज यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई मीडियम है या आर डिस्टेंस है, ये कोई मीडियम है यहाँ पे, अदर देन एयर कुछ भी हो सकता है। ये हर मीडियम का अपना डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एक्चुअली क्या करते हैं, एयर के अलावा कोई दूसरे मटेरियल आते हैं ना, वो चार्जेस के जो चार्जेस में फोर्स लग रहा है इस फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं। तो एक चीज होती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थोड़ा आगे अपन को आएगा अच्छे से पूरा। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका एक और नाम भी होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो जब मीडियम आ जाता है तो फोर्स की वैल्यू फिर कुछ इस तरह से हो जाती है। मान लो फोर्स मीडियम लिख रहे हैं एफ एम 1/4πε0 इंटू के छोटा के Q1 Q2 बाय r²। ये वाला छोटा के है, या फिर इसकी जगह आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। तो यदि अब दोनों को डिवाइड लगाएं, एफ एयर बाय एफ मीडियम, तो दिस शुड बी ऑलवेज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा।
इस तरह से अपन पता कर सकते हैं। यदि हमारे पास के गिवन हो, के की वैल्यू जैसे वाटर की 80 होती है, किसी और मीडियम के लिए जो वैल्यू होगी आपको क्वेश्चन में गिवन आएगी। के की जो वैल्यू होती है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। के की जो वैल्यू है एयर के केस में होती है 1। के की वैल्यू होती है फॉर मेटल, मेटल हो या फिर कोई भी कंडक्टर हो, उसके लिए ये वैल्यू हमेशा होती है इन्फिनिटी। और बाकी सारे मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से हमेशा छोटी होगी। इस तरह से अपन पता कर सकते हैं। ये मैं आपको जितना ही पढ़ा रहा हूँ ना, इसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा पीडीएफ का, तो हम वहां से कॉपी भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद अपन एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लो कोई मीडियम आ गया, तो फोर्सेस की जो कुछ होगा, जैसे जैसे आपको मैं बताता हूँ एक चीज कि मान लो यहाँ पे मीडियम है और ये हमारे पास चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा हुआ है। तो Q2 पे फोर्स लगेगा इधर F12, और मान लो अपने मीडियम वगैरह कुछ लगा दिया। तो मीडियम लगाने से क्या होता है कि जो फोर्स लिखते हैं अपन, वो फोर्स ही होता है FM, मीडियम में फोर्स, या इसी को बोला जाता है नेट फोर्स। या मीडियम में कोई भी या डिस्टेंस मान लो आप, FM हो गया, मीडियम में फोर्स F नेट हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू छोटा के Q1 Q2 बाय आर। इसको छोटा के का मतलब क्या हो गया, छोटे के का मतलब है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपका नेट फोर्स है, आपको 99% नेट फोर्स ही बात पूछा जाएगा। ये आपका नेट फोर्स है, आपसे मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाएगा। पर आपसे कभी ऐसा पूछ ले फोर्स ऑन, ऐसा कभी हमसे ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ओनली, हमसे पूछे Q2 पे फोर्स ड्यू टू ओनली Q1, तो फोर्स सिर्फ इतना आएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपका एफ नेट नहीं है। एफ नेट क्या होता है, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा देते हैं, और एफ का मतलब है फोर्स है किसी भी चार्ज पे दूसरे के चार्ज के कारण, सिर्फ चार्जेस का जो फोर्स होगा उसकी बात कर रहे हैं। इस तरह से अपन पता कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और होती है कि जैसे सपोज हमारे पास एक और प्रॉपर्टी देते हैं कि हमारे पास सपोज एक चार्ज यहाँ पर है Q1, एक चार्ज यहाँ पर है -Q2। इन दोनों में आपस में हमको पता है दोनों में फोर्स कैसा रहेगा, दोनों में फोर्स रहेगा अट्रैक्टिव। मान लो दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। अब एक और फोर्स आ गया यहाँ पे, मान लो एक और चार्ज हमने रख दिया -Q3। मान लो दोनों से होगा इसमें इंटरेक्शन, तो अपन Q1 के साथ ले रहे, दोनों में होगा अट्रैक्शन फोर्स। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी थर्ड चार्ज के आने से Q1 Q2 के फोर्स पे कोई अफेक्ट नहीं होने वाला। सपोज ये एफ डैश लग रहा है इन दोनों पे, इधर एफ ही लग रहा है, क्योंकि Q3 के आने से Q2 वाला जो चार्ज है हमारा, Q2 वाला चार्ज तो Q1 को अभी भी अपनी तरफ उसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। सपोज हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे रखा है मान लो Q2, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो F21 इधर हो गया, F12 इधर हो गया, पर पूरा नेट फोर्स कितना होता है, 0। नेट फोर्स 0 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी थर्ड चार्ज के आने से Q1 Q2 में के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of presence or absence of other charge। वो चार्ज अदर प्रेजेंट हो या नहीं हो, Q1 Q2 पे के फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था पूरा कुलाम्स लॉ को। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चंस। ओके बाय।